सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में ऊष्मागतिकी में अपना ऊष्मागतिकी संबंध चल रहे हैं, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध। इसके 4 अनुप्रयोग हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किए थे। आज हम इसका 5वां अनुप्रयोग देखेंगे। 5वां अनुप्रयोग जो है वो है जूल केल्विन प्रभाव का ऊष्मागतिक विश्लेषण। जूल केल्विन प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हमने पिछले चैप्टर्स में किया है, वो जूल केल्विन प्रभाव है। आज हम इसका ऊष्मागतिकी के आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रयोग के अनुसार गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल की जो उपस्थिति है वो पूर्णतः सिद्ध होती है। इस प्रयोग में गैस को रंध्रदार पदार्थ के एक ओर नियत उच्च दाब से दूसरी ओर नियत निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं एवं इस प्रसारण में यह पाया गया कि प्रसारित होने वाली गैस के ताप में प्रसारण के दौरान पश्चात अंतर आ जाता है। नियत उच्च दाब से नियत कम दाब पर गैस के प्रसारित होने पर जो ताप परिवर्तन उत्पन्न होता है, इस ताप परिवर्तन को जूल केल्विन प्रभाव कहते हैं। यहाँ हम ऊष्मागतिकी संबंधों की सहायता से जूल केल्विन प्रभाव के कारण होने वाले ताप परिवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जूल केल्विन प्रभाव में रंध्रदार पदार्थ के दोनों ओर दाब में अंतर रहता है, लेकिन गैस की जो एंथैल्पी है वो नियत रहती है, यानी H बराबर U प्लस PV जो है वो नियत रहेगी। तो H बराबर U प्लस PV जो है उसको हमने नियतांक लिख दिया है समीकरण 1। इसका अवकलन करते हैं समीकरण 1 का, तो इधर आपका DH हो गया है अवकलन करने पे, ये आपका DU हो गया है। इन दोनों का अवकलन करेंगे तो P एक बार नियत रह गया, DV हो गया, फिर V नियत रह गया, DP हो गया, समीकरण 2। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं dQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV, और द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि dQ का जो मान होता है वो होता है आपका TdS। तो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 3 और 4 से TdS का जो मान है वो आपको मिल गया DU प्लस PdV, क्योंकि दोनों DQ समान है। तो यहाँ से आपको मिल गया TdS बराबर DU प्लस PdV, और ये DU प्लस PdV का जो मान है TdS, ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ DU प्लस PdV में यहाँ पे। तो मेरे को मिल जाता है, यहाँ पे TdS रख दिया है, TdS प्लस VdP बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मान है ये DU प्लस PdV, इसका मान TdS रख दिया है, TdS प्लस VdP बराबर 0, समीकरण 6। यदि एंट्रोपी में परिवर्तन ds है और इस परिवर्तन को 2 स्वतंत्र चर राशियों p और t के पदों में व्यक्त किया जाए, तो ds इज इक्वल टू आ जाता है डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p dt प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी dp, समीकरण 7, जो अपने मैक्सवेल संबंध स्थापित करने के दौरान प्रक्रिया की थी वही है। ये जो ds का मान है, इस ds के मान को मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण 6 में। ये तो इस पूरे मान को t से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ds को t से गुणा है।
तो इस पूरे मान को मैं टी से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे टी का गुणा हो गया तो ये आ गया, यहाँ पे टी का गुणा हो गया ये आ गया, और वी डी पी बराबर 0 आ गया मान रखते ही। तो मान रखते ही हमें मिल जाता है टी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस वी डी पी बराबर 0 हमें समीकरण मिल जाती है। पीछे वाले समीकरण में जो ये पहला पद है ये एज इट इज रहता है आपका। दूसरे और तीसरे पद में अब जो है वो डीपी को बाहर लिख लेते हैं, कॉमन है इसलिए। तो हमें नया पद मिल जाता है टी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी डी पी बराबर 0। सामान्य प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का जो मान होता है वो डेल क्यू अपॉन डेल टी पी होता है, क्योंकि टी डी एस डी क्यू होती है, तो टी डेल एस डेल क्यू होगी। और इसे हम नियत दाब पर गैस की ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जो कि सीपी होती है। तो इसका मान जो है वो मैं सीपी रख देता हूँ, इसका मान। तो हमें मिल जाता है सीपी डी टी प्लस ये आपका एज इट इज आगे मिल गया टी डेल एस अपॉन डेल पी टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी डी पी। अब यहाँ पर आपका इस पद को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया माइनस लग के, और डीपी को इसके नीचे ले आए और सीपी को इसके नीचे ले आए। तो यहाँ हमें मिल जाता है डी टी अपॉन डी पी है उसको डेल टी अपॉन डेल पी लिख दिया है। ये माइनस जो है वो ये पद इधर आएगा, इसका है डेल टी अपॉन डेल पी बराबर माइनस का टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी अपॉन सी पी, समीकरण 9 है। अब हम मैक्सवेल के संबंध से, मैक्सवेल का जो चौथा संबंध है उसे हम जानते हैं डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये जो मान है इसका ये मान यहाँ पे रख देंगे। ये माइनस आपका पहले से बाहर है, ये माइनस आपका पहले से बाहर है, ये जो माइनस है वो इसका आया है, ये टी अपना एज इट इज है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी का जो मान है वो मान यहाँ पे रख दिया है। ये मान रखते ही हमें मिल जाता है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, वी माइनस हो गया, तो हमें मिल जाता है डेल टी अपॉन डेल पी बराबर टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी अपॉन सी पी, समीकरण 11। समीकरण 11 जो है वो जूल केल्विन प्रभाव द्वारा उत्पन्न ताप परिवर्तन का समीकरण है। इस प्रक्रम में एंथैल्पी एच जो है वो नियत रहती है, इसलिए यहाँ पे हम एच नियतांक भी लगा सकते हैं। और डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एच जो होता है वो आपका जूल केल्विन गुणांक कहलाता है। अब हम आदर्श गैस और वान डेर वाल्स गैस या वास्तविक गैस के लिए जूल केल्विन प्रभाव जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये अपने पास समीकरण मिल गई है। आदर्श गैस के लिए जूल केल्विन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम आदर्श गैस की अवस्था समीकरण काम में लेते हैं। अवस्था समीकरण है आपकी पी वी बराबर आर टी। तो यहाँ से V का मान आपको मिल जाता है आर टी अपॉन पी सामान्य रूप से, और इसका T के सापेक्ष स्थिर दाब पे मैं अवकलन कर देता हूँ, तो डेल V अपॉन डेल टी पी का मान आ जाता है आर अपॉन पी, पी यहाँ नियत है, तो डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इसका मान आ जाता है आर अपॉन पी। समीकरण 13 से डेल V अपॉन डेल टी का जो मान है ये मैं यहाँ समीकरण 11 में रख देता हूँ। यहाँ पे रखते ही मेरे को मिल जाता है डेल टी अपॉन डेल पी बराबर टी आर अपॉन पी, ये भी यहाँ पे मैंने मान रख दिया है माइनस वी अपॉन सी पी। तो ये मान रखते ही कंप्लीट ये आपका वी बन जाता है, और वी बनते ही वी माइनस वी अपॉन सी पी बराबर 0, समीकरण 14 मिल गई है। अतः आदर्श गैस के लिए जूल केल्विन गुणांक जो होता है वो 0 होता है, अर्थात आदर्श गैस के लिए सರಂಧ್ರ प्रसार में ताप परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अगली गैस लेते हैं वान डेर वाल्स गैस।
वान डेर वाल्स गैस के लिए जूल केल्विन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वही वान डेर वाल्स गैस की अवस्था समीकरण लेते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी बराबर आर टी। इसका हम नियत दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने से पहले इसका अलग अलग गुणा कर लिया है, P का V से कर लिया है, P का B से कर दिया है, इन दोनों का हो गया, ये गुणा हो गया। इसमें आपका एक पद जो है वो नियत होने के कारण अवकलन के कारण 0 चला गया। बाकी T के सापेक्ष अवकलन करने पे हमें ये समीकरण मिल जाती है, आसानी से है। जैसे मान लीजिए P और V है, तो जब T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो P नियत आ गया, डेल V अपॉन डेल T आ गया एट कांस्टेंट P। ये जो पद है ये पद आपको इन दोनों की गुणा से मिला है। ये जो पद है ये आपका यहाँ से मिला है, तो ये आपका इस कोष्ठक को खोल के T के सापेक्ष अवकलन करने पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, डेल V अपॉन डेल T जो है वो तीनों में है, इसको हमने बाहर ले लिया तो कोष्ठक के अंदर बच गया, यहाँ से P बच गया, यहाँ माइनस का A अपॉन वी स्क्वायर बच गया, यहाँ 2AB अपॉन वी क्यूब बच गया, ये बाहर आ गया है। इधर आपका R चल रहा है, यहाँ पे A अपॉन वी स्क्वायर को जोड़ दिया है और घटा दिया है, एक प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस किया वो तो इसके साथ आ गया, माइनस इसके साथ जुड़ के ये माइनस का 2A हो गया, प्लस वाला इस P के साथ आ गया, प्लस 2AB डेल V अपॉन डेल टी P। यहाँ आपके ये पद एज इट इज आ गया है, यहाँ माइनस का 2A अपॉन वी क्यूब कॉमन ले लिया है, तो यहाँ V माइनस V बच गया है। या ये कह सकते हो आप, इसमें ऊपर नीचे V से गुणा कर देंगे और फिर 2A कॉमन ले लेंगे दोनों में। सामान्य गणितीय प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बाहर चल रहा है, तो यहाँ से आपको डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P का जो मान है वो इस पूरे भाग को इस R के नीचे ले आए। R को नीचे लाके यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का जो मान है वो इस आदर्श के वान डेर वाल्स गैस की अवस्था समीकरण से रख देते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मान आर टी अपॉन वी माइनस वी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मान आर टी अपॉन वी माइनस वी हो गया। ये इधर गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा, तो वो मान रख दिया है, माइनस का एज इट इज आपके आगे है। अब यहाँ पे आपका ये आ गया V माइनस बी, इन दोनों में लैसे ले लिया और लैसे लेके बटे का जो बटा होता है वो ऊपर जाता है, तो यहाँ आर टी बच गया, यहाँ V माइनस बी का इसमें गुणा हो गया है, V माइनस बी यहाँ लैसे में तो वी क्यू भी आएगा, तो ये आपका लैसे लेके हल करने पे आ गया। नेक्स्ट में आपके आ जाता है B जो है वो लेस देन V है, अतः B को नगण्य मानकर V माइनस बी की जो स्क्वायर है उसको हम V स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे V स्क्वायर लिख देते हैं, तो V स्क्वायर और ये यहाँ पे आपका V क्यूब था, तो V स्क्वायर से V क्यूब कट गया, V बच गया है, तो R V माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2A अपॉन V बच गया। इसको हम दोनों तरफ T से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ T से गुणा करने पे ये T आ गया, यहाँ T ऊपर RT से गुणा हो गया है, R से गुणा होकर RT V माइनस बी अपॉन RT 2A अपॉन V एज इट इज है। इस RT का नीचे भाग लगा देंगे या ये कह दें इसके अंश और हर दोनों में RT का भाग लगा देंगे, तो ये RT कट जाएगा, ये RT कट जाएगा, इसमें नीचे RT आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 2A अपॉन RVT हो गया। ये V माइनस बी आपका है, ये जो मान है वो ऊपर जाके घात माइनस 1 हो गया है। इस घात माइनस 1 को हम द्विपद प्रमेय से हल कर लेंगे, तो ये माइनस प्लस में आ जाता है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की घात n बराबर 1 माइनस एक्स की घात n बराबर 1 माइनस एन एक्स, जो फॉर्मूला है अपना उस फॉर्मूले से ये प्लस हो जाएगा। अब इसको अंदर गुणा कर देता हूँ और हल कर लेता हूँ, समीकरण 17 मिल गई है। समीकरण 17 में A और B दोनों जो है वो न्यून है, इसलिए 2AB अपॉन VRT को नगण्य करने पे ये मान मिल जाता है। इस मान में भी इस V को मैं इधर ले जाता हूँ, इधर ले जाने पे अपने को मिल जाता है T डेल V अपॉन डेल टी P माइनस V
इधर जो मिल गया वो है 2a/RT - b। ये जो मान है, ये मान हम समीकरण 11 में देख चुके हैं। तो समीकरण 11 में इस मान की जगह ये मान रख देते हैं, रखते ही हमें मिल जाती है समीकरण 19 ΔT/ΔP बराबर 1/Cp 2a/RT - b। समीकरण 19। समीकरण 19 वास्तविक गैस के लिए जूल केल्विन प्रभाव को व्यक्त करती है। इसकी 3 स्थितियां हैं। जब 2a/RT का मान b से ज़्यादा है, इस स्थिति में ΔT/ΔP धनात्मक होगा, लेकिन ΔP जो है वो एक ऋणात्मक राशि है, इसलिए ΔT जो है वो आपके नेगेटिव हो जाएगा। अतः संरंध्र पदार्थ से गुजरने पर गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी और जूल केल्विन प्रभाव में शीतलन प्रभाव होगा। तो जूल केल्विन प्रभाव में शीतलन प्रभाव के लिए आवश्यक प्रतिबंध हो गया T < 2a/RB। केस सेकंड, जब 2a/RT < b, इस स्थिति में ΔT/ΔP का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ΔP के ऋणात्मक होने से ΔT धनात्मक हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में संरंध्र पदार्थ से गुजरने पर गैस जो है वो गर्म हो जाएगी। अतः जूल थॉमसन प्रभाव में तापन के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध होता है वो है T < 2a/RB। थर्ड कंडीशन है 2a/RT = b बराबर होगा तो T का मान आ जाएगा 2a/RB। इस स्थिति में ΔT/ΔP का मान जो होगा वो 0 होगा। अतः इस अवस्था में गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात गैस में न शीतलन होगा न तापन होगा। इस ताप को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है वही है। इस ताप पर जूल केल्विन प्रभाव का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अब 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अधिकांश गैसों के लिए सामान्य ताप जो है वो उनके व्युत्क्रमण तापों से कम होते हैं, अतः ये गैसें संरंध्र पदार्थ से गुजरने पे शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। और हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के व्युत्क्रमण ताप जो है वो सामान्य ताप से बहुत कम होते हैं, अतः सामान्य ताप पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो तापन प्रभाव उत्पन्न करती है। यदि इन गैसों को संरंध्र पदार्थ से गुजारने से पूर्व इनका जो ताप है वो व्युत्क्रमण ताप से कम कर देते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था, जूल केल्विन प्रभाव का ऊष्मागतिक विश्लेषण। थैंक यू।